जय हिंद मेरे सभी दोस्तों को। तो हमने पिछली कक्षाओं में एक डाइजेशन सिस्टम पाचन तंत्र की शुरुआत की थी और इसी जो श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। और आज की क्लास में, आज के सेशन में जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था उससे आगे का पढ़ने जा रहे हैं। और आज जो चीज़ें हम पढ़ेंगे तो वो चीज़ें कनेक्टेड है, लिंक है पिछली कक्षा से। तो एक बार मैं आपसे आग्रह करता हूँ या निवेदन करता हूँ कि आप इस कक्षा को देखने के लिए या देखने से पहले आप उस क्लास को जरूर देखिए, क्योंकि जो पाचन तंत्र का जितना भी बेसिक था वो सारा मैंने पिछली कक्षा में पढ़ाया हुआ है। तो यदि आप उसको देख लेंगे तो आगे की जो आपके लिंक बनने में अच्छा रहेगा। आइए शुरुआत करते हैं। जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था उसका छोटा सा एक क्विक रिवीजन लेते हैं, उसके बाद आज की बात करेंगे और हमारे पेपर पॉइंट से कौन से क्वेश्चन इस चैप्टर से संबंधित है या कौन से आ सकते हैं उनकी चर्चा हम इस क्लास में करेंगे। तो आइए देखते हैं। दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने डाइजेशन सिस्टम में पाचन तंत्र की शुरुआत की थी और हमने पाचन से हम ये समझे थे कि भोजन के बड़े बड़े अणुओं का एंजाइम्स की सहायता से भोजन के छोटे छोटे अणुओं में विभक्त होने की जो प्रक्रिया है उसे हम पाचन कहते हैं। और जो अंग इस प्रोसेस में, इस प्रक्रिया में भाग लेते हैं, उन सभी से मिलकर पाचन तंत्र का या डाइजेशन सिस्टम का निर्माण होता है। और सिस्टम का मतलब क्या होता है? तो सिस्टम का मतलब होता है ग्रुप्स ऑफ ऑर्गन, ग्रुप्स ऑफ ऑर्गन या अंगों का समूह। और हमने पाचन तंत्र को जो है दो भागों में विभाजित करके पढ़ा था या हम पढ़ रहे थे। किस प्रकार से? तो एक भाग में जो है हमने वो चीजें लिखी थी जहां जहां पर खाना जाता है, या हम बोल सकते हैं कि आहार नाल, या जहां जहां पर खाना जाता है। और दूसरी तरफ हमने लिखा था कि पाचन करवाने वाली ग्रंथियां, पाचन करवाने वाली ग्रंथियां। और इन ग्रंथियों से हमने क्या समझा था? ग्रंथियों से हमने ये समझा था कि हमारे शरीर के वे अंग जो किसी भी प्रकार के हार्मोन, रस या एंजाइम, ग्रंथियां हमारे शरीर के वे अंग हैं जो हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का रासायनिक पदार्थ का सिक्रेशन करे, किसी भी प्रकार के रासायनिक पदार्थ का स्त्राव करे, उसे हम ग्रंथियां कहते हैं। और हमारे शरीर में मेनली 3 प्रकार के रासायनिक मटेरियल्स या रासायनिक पदार्थ का स्त्रावण होता है, जो कि हार्मोन, रस और एंजाइम। लेकिन ऐसी ग्रंथियां जो केवल और केवल हार्मोन का स्त्रावण करती है तो इनको हम अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। ऐसी ग्रंथियां जो हमारे शरीर के अंदर सिर्फ और सिर्फ हार्मोन का स्त्राव करती है उनको हम अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। और हमारे शरीर की वे ग्रंथियां जो रस या एंजाइम या फिर इन दोनों का स्त्राव करती है इसको हम बहिस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। क्वेश्चन आता है भाई अंतःस्रावी ग्रंथियां किस चीज का सिक्रेशन करती है? तो अंतःस्रावी ऑप्शन दे देगा भाई आप लोग हार्मोन, जूस, एंजाइम या इन सभी का। तो हमें मालूम है कि भाई जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ हार्मोन का स्त्रावण करती है, लेकिन बहिस्रावी ग्रंथियां होती हैं वो हार्मोन और जूस इन दोनों चीजों का सिक्रेशन या स्त्रावण करती है। आज की क्लास देखते हैं। हमने देखा था कि जब हम खाना खाते हैं तो खाने की जो शुरुआत है वो हम करते हैं मुंह से। कहाँ से करते हैं? मुंह से। और मुंह के बाद खाना जाता है आहार नाल में, आहार नाल या आहार नलिका में। उसके बाद जो खाना है वो जाता है आमाशय, आमाशय होता है ना दोस्तों, आमाशय, स्टमच या पेट में। उसके बाद जो है खाना जाता है वो जाता है छोटी आंत में, छोटी आंत में। और उसके बाद खाना जाता है बड़ी आंत में, बड़ी आंत में। लेकिन इन खानों को पचाने के लिए
कुछ विशेष प्रकार के एंजाइमों की सहायता होती है और उन्हीं एंजाइम इस कार्य को पचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमने देखा था कि भाई यदि मुंह में जो खाना जाता है तो मुंह में दो चीजें पाई जाती है, एक तो पाई जाती है जीभ और एक पाए जाते हैं मुंह के अंदर दांत। और जो दांत है ये चार प्रकार के होते हैं। कौन से? तो ये होते हैं कृतनक, वदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। इन चारों प्रकार के दांतों की कुल संख्या 32 या 32 होती है। और जो जीभ होती है इसके अंदर पाई जाती है लार, और लार में ही सबसे अधिक 70% क्या पाया जाता है? तो लार में सर्वाधिक 70% लाइसोसोम पाए जाते हैं। 70% सर्वाधिक क्या पाए जाते हैं? तो लाइसोसोम। और लाइसोसोम को हम क्या कहते हैं? तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली या आत्मघाती थैली कहते हैं। और क्यों कहते हैं? तो इसके लिए पिछली कक्षा देखी है, उसमें मैंने इसको डिटेल से बताया हुआ है। अब लार में 70% लाइसोसोम पाए जाते हैं और जो लार होती है इसमें 95% जल होता है और 5% एंजाइम होते हैं। और हम ये बोल सकते हैं कि जो लार है इसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? इसमें पाया जाता है टाइलिन एमाइलेज एंजाइम। टाइलिन एमाइलेज एंजाइम। और ये एंजाइम क्या करता है? तो टाइलिन एमाइलेज एंजाइम 70% कार्बोहाइड्रेट को 70% कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलने का कार्य करता है। 70% कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलने का कार्य करता है। कौन करता है? टाइलिन एमाइलेज एंजाइम। और टाइलिन एमाइलेज एंजाइम का स्त्राव कहाँ पर होता है? तो ये करती है लारी ग्रंथियां। और लारी ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है जीभ में। तो क्वेश्चन आता है आपका यहाँ से सीधा सीधा कि पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? तो पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? तो मुंह से होती है। और मुंह में किस चीज का पाचन होता है? तो मुंह में जो है कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। क्योंकि हमने देखा था कि भाई हम मेनली खाने में 3 चीज खाते हैं, और ये खाते हैं हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। इन 3 चीजों को हम खाने में खाते हैं। कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो ग्लाइकोज है। प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? अमाइनो एसिड या अमीनो अम्ल। और वसा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ग्लिसरॉल। इतनी हमने चर्चा करनी थी। अब इससे आगे की बात करते हैं। अब एक चीज होती है कि जहां से मुंह खत्म होता है, जैसे कि हमारा मुंह है, और जहां से जीभ खत्म होती है उस स्थान को आप क्या कहते हैं? क्वेश्चन आता है कि मुंह के अंदर पाई जाने वाली जीभ जिस स्थान से खत्म होती है उस स्थान को क्या कहा जाता है? तो उस स्थान को हम कहते हैं मुख गुहा। मुख गुहा। तो कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा आता है दोस्तों, अभी रिसेंटली एमपीपीएससी के एग्जाम में आया था कि भाई कार्बोहाइड्रेट का पाचन किस जगह से होता है या कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ पर होता है। यदि आपको मुंह ऑप्शन में दे देगा तो ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या है मुख गुहा ऑप्शन में देता है, तो आपको मुख गुहा टिक करना है कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख गुहा में या मुंह में होता है। इसके बाद आगे चर्चा करते हैं दोस्तों। उसके बाद जो खाना है वो जितना कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो जाता है, बाकी बचा हुआ भोजन उसमें प्रोटीन, वसा और दूध, या फिर हम बोल सकते हैं भाई जो हमने कभी मान लो खाने के साथ खीर खा ली होगी या फिर दूध पी लिया और खाना खाने के बाद हम दूध पी लेते हैं, तो वो अगर होगा तो वो सारी चीजें पहुंच जाती है आहार नाल में। कहाँ पहुंच जाती है? आहार नाल में। आहार नाल के संदर्भ में हमने सिर्फ ये पढ़ा था कि भाई जो आहार नाल या आहार नलिका है, आहार नाल या आहार नलिका है, इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर की होती है। क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि आहार नलिका की लंबाई कितनी होती है? तो वो होता है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर की। और इस प्रकार से एक छोटा सा रफ डायग्राम बना देता हूँ। इस प्रकार से जो ये आहार नलिका होती है और इसी आहार नलिका से एक यहाँ पर श्वास नली जुड़ी होती है। श्वास नली इस प्रकार से जुड़ी होती है और इसको हम बोलते हैं फूड पाइप या फिर आहार नलिका। इसको हम क्या बोलते हैं? आहार नलिका। और इसकी लंबाई कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर की।
अब यहाँ पर आहार नलिका की यहाँ पर एक जॉइंट या एक ढक्कन पाया जाता है, तो क्वेश्चन आता है कि आहार नलिका के सिरे पर कौन सा ढक्कन पाया जाता है, या आहार नलिका के जो सिर होता है वहां पर कौन सा ढक्कन उपस्थित होता है। तो ये ढक्कन, इसका नाम है एपिग्लोटिस। क्या है? एपिग्लोटिस। या इसको हम बोलते हैं घाटी का ढक्कन, इसको हम बोलते हैं घाटी का ढक्कन, या इसी को हम बोलते हैं एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस। ये जितने भी मैं पढ़ा रहा हूँ ना आपको क्वेश्चन, जैसे कि आहार नलिका के सिरे पर कौन सा ढक्कन पाया जाता है, जो भोजन का पाचन कहाँ से शुरुआत होती है, कार्बोहाइड्रेट का कितना प्रतिशत पाचन पूर्ण हो जाता है, तो ये सारे क्वेश्चन जब आप पेपर पुराने प्रीवियस ईयर के पेपर आप उठा के देखेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन लाइन से मिलेंगे, क्योंकि हम इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको वही चीज़ या वही कंटेंट अवेलेबल करा रहे हैं जो आपकी प्रतियोगिता परीक्षाओं के दायरे से महत्वपूर्ण हो। आप कोई सा भी पेपर उठा लीजिए, चाहे व्यापक का उठा लीजिए, चाहे राजस्थान PSC का उठा लीजिए, RPSC का, चाहे यूपी वार्डन वगैरह या जेल ट्रेनिंग वगैरह, किसका भी स्टेट PCS, मतलब एनी एग्जाम, आपको यहाँ से एक ना दो क्वेश्चन मिल ही जाएगा, क्योंकि हम कोशिश भी यही कर रहे हैं कि आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अधिक से अधिक सॉल्व करवाया जाए और साथ में कॉन्सेप्ट भी बताया जाए, ताकि इस कॉन्सेप्ट, इस क्वेश्चन के इर्द गिर्द ही इस संबंधित या इस हम जो हमारे प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आते हैं ना, उसके कंटेंट या उसके कॉन्सेप्ट से संबंधित ही अगली परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ये हमने एक्सपीरियंस या अनुभव किया है पिछले पेपरों को देखकर, उन्हें आधार मानकर। तो आप कोई से भी एग्जाम का जब पेपर देखेंगे तो आप ये समझ जाएंगे कि वाकई में जो कंटेंट है पुराने पेपरों या परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और क्वेश्चनों का कुछ नहीं, आप साइंस तो क्या एक मतलब स्टैटिक या टेक्निकल विषय है, तो ये फैक्ट और लॉजिक दोनों के ऊपर चलता है, तो मतलब क्वेश्चन बनने तय है यहाँ पे। और यहाँ पर एग्जामिनर जो आपको ज़्यादा बना नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो है। कहने का तात्पर्य है कि भाई पाचन तंत्र है तो है, ऐसा इसमें ये करंट की बात ही तो है नहीं कि भाई इसमें कुछ घटनाएं आगे पीछे हो जाएगी या फिर चेंज हो जाएगा। हम बात करते हैं इधर, हम बात करते हैं हम आहार नलिका की। तो आहार नलिका की जो लंबाई है वो 25 सेंटीमीटर की होती है, और आहार नलिका में किसी भी प्रकार की कोई ग्रंथि नहीं पाई जाती है। क्वेश्चन आता है कि आहार नलिका में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, तो आहार नलिका में किसी भी प्रकार की कोई ग्रंथि नहीं पाई जाती। उसके बाद खाना चला जाता है हमारा आमाशय, स्टोमक या पेट में। अब वो पेट में जो है आमाशय ग्रंथियां पाई जाती है, पेट में आमाशय ग्रंथियां पाई जाती हैं। पेट में कौन सी ग्रंथियां पाई जाती है, तो आमाशय ग्रंथियां पाई जाती हैं। ये आमाशय ग्रंथियां एक एसिड, एक अम्ल और दो एंजाइमों का स्त्रावण करती है। ये जो आमाशय ग्रंथियां हैं, इन आमाशय ग्रंथियों से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का स्त्रावण होता है। क्वेश्चन आता है कि हमारे शरीर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्रावण कौन करता है, तो आमाशय या गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, आमाशय ग्रंथियां या फिर गैस्ट्रिक ग्लैंड। और यहाँ से दो एंजाइम निकलते हैं जो होते हैं कि पेप्सिनोजन और रेनिन। कौन से निकलते हैं, पेप्सिनोजन व प्रोरेनिन। भाई आमाशय ग्रंथियों से यह 3 प्रकार के मटेरियल्स निकलते हैं। एक निकलता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिनोजन एंजाइम और प्रोरेनिन एंजाइम। पेप्सिनोजन एंजाइम और प्रोरेनिन एंजाइम। अब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसे ही निकलता है, मतलब ये तो लगभग निकलता रहता है, और हमारा खाना आहार नलिका के माध्यम से आमाशय में पहुंच जाता है। तो आमाशय में पहुंचता है तो यहाँ पर आधे घंटे के लिए रुकता है यहाँ पर। और ये आधे घंटे के लिए इसलिए रुकता है क्योंकि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये इन दोनों एंजाइमों को सक्रिय करते हैं, और जब ये दोनों एंजाइम सक्रिय हो जाते हैं तो इनकी फॉर्म बदल जाती है। जब ये दोनों ये अभी सुप्त अवस्था में, मतलब ये सोए हुए हैं, और जैसे ये जागृत हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं, इनके फॉर्म बदल जाती है। तो हाइड्रोक्लोरिक क्वेश्चन यहाँ से इस प्रकार से पूछा गया था कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड किन किन एंजाइमों को सक्रिय करने का कार्य करता है। तो ये कार्य करता है पेप्सिन एंजाइम, पेप्सिन एंजाइम और रेनिन एंजाइम,
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिन एंजाइम और रेनिन एंजाइम को सक्रिय करने का कार्य करता है। और इनकी सुश्रुत अवस्था कौन सी है? तो इनकी सुश्रुत अवस्था है प्रोरेनिन और पेप्सिन एंजाइम। अब ये एंजाइम हमारे आहार नलिका के माध्यम से जो खाना आया है उसके ऊपर क्या प्रभाव डालता है? तो उसके ऊपर ये प्रभाव डालता है दोस्तों कि मान लो जैसे कि हमने खाना खाया और खाने में हमने जैसे प्रोटीन लिया, या अभी तक हमने देखा कि हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट का तो पाचन 70% हो गया। अब जैसे कि हमने खाने में प्रोटीन को लिया है तो हम जो भी प्रोटीन लेंगे तो वो 100% लेंगे, 100% प्रोटीन भी लेंगे ना दोस्तों, 100% प्रोटीन लेंगे। तो ये जो पेप्सिन एंजाइम है, जो 100% प्रोटीन हम लेते हैं, तो ये पेप्सिन एंजाइम क्या करता है कि 100% प्रोटीन में से 90% प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देता है। हमने कहा है कि जितना भी हम प्रोटीन लेते हैं तो उसमें यह पेप्सिन एंजाइम क्या करता है कि 90% प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदलने का कार्य करता है। पेप्सिन एंजाइम ने क्या किया? तो 90% प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल दिया। और एक और चीज, हम जैसे कि हम अगर दूध वगैरह पीते हैं तो जो रेनिन एंजाइम होता है ये क्या करता है कि जितना भी हम दूध पीते हैं उसका पाचन ये केसिन प्रोटीन में कर देता है। रेनिन एंजाइम क्या करता है? बताइए क्या करता है? तो रेनिन एंजाइम क्या करता है कि 100% दूध को केसिन प्रोटीन में बदलने का कार्य करता है। 100% दूध को केसिन प्रोटीन में बदलने का कार्य करता है। अब यहाँ से सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोटीन का पाचन कहाँ पर होता है? तो आमाशय में होता है। दूध का पाचन कहाँ पर होता है? तो आमाशय में होता है। और जो दूध का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? तो दूध का पाचन करता है रेनिन एंजाइम। और दूध को किस चीज में पचित करता है? तो दूध को रेनिन एंजाइम केसिन प्रोटीन में बदल देता है या फिर पाचन कर देता है। और प्रोटीन को जो है ये पेप्सिन एंजाइम 90% प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट या पचित या बदल देता है। कितनी पिक्चर आपको क्लियर हो गई ऐसी मैं उम्मीद कर लेता हूँ। अब बात करते हैं आगे की। अब यहाँ पर जितना भी भोजन आया हुआ है तो हमने अभी देख लिया कि सर हमने कार्बोहाइड्रेट लिया था 70%, उसका पाचन मुंह में हो गया। उसके बाद आहार नाल के माध्यम से जो भी भोजन आया था उसमें से जो हमने दूध पिया था तो 100% दूध का रेनिन एंजाइम ने केसिन प्रोटीन में दूध को कन्वर्ट कर दिया। और उसके बाद जितना भी प्रोटीन था उसका 90% प्रोटीन जो है हमारे पेप्सिन एंजाइम ने प्रोटीन्स में बदल दिया। अब बात करते हैं इसके आगे। अब जितना भी शेष भोजन होता है वह आमाशय के बाद कहाँ पहुंच जाता है? तो ये पहुंच जाता है छोटी आंत में। लेकिन छोटी आंत में पहुंचने से पहले इस छोटी आंत से जुड़ा होता है यकृत। जो भोजन आमाशय से आएगा और आमाशय और छोटी आंत दोनों के बीच में एक पाइलोरिक वाल्व पाया जाता है। और पाइलोरिक वाल्व के माध्यम से जो है भोजन छोटी आंत में प्रवेश कर जाता है। लेकिन जो छोटी आंत है इससे जुड़ी होती है यकृत ग्रंथियां। जो छोटी आंत है इससे कौन सी ग्रंथियां जुड़ी होती है? तो यकृत ग्रंथियां। क्वेश्चन आता है सीधा भी आमाशय से कौन सी ग्रंथियां जुड़ी होती है? तो आमाशय ग्रंथियां। छोटी आंत से कौन सी ग्रंथियां जुड़ी होती है? तो यकृत ग्रंथियां। यकृत ग्लैंड से यकृत ग्रंथियां। तो अब हम चर्चा करते हैं यकृत के बारे में, क्योंकि हमने एक टर्म लिखा है यहाँ पर यकृत। तो व्हाट इज डेफिनेशन बिटवीन अ यकृत? यकृत की परिभाषा क्या होती है? या फिर हमारी प्रतियोगिता परीक्षाओं में यह जो यकृत या लिवर यहाँ से किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं या फिर पूछे जाएंगे, आइए देखते हैं। उम्मीद तो मैं ऐसे करता हूँ कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। और हम आपसे उम्मीद ही कर सकते हैं दोस्तों, और ये भी उम्मीद करते हैं कि आप हमारी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे, उतरोगे ना? चलिए हमें पढ़ना है अब यकृत। यकृत किससे जुड़ा हुआ होता है दोस्तों? तो यकृत जुड़ा हुआ होता है छोटी आंत से। अब देखते हैं किस प्रकार से पिक्चर बनती है यकृत की। हम बोल सकते हैं कि भाई ये जो है हमारा आमाशय, ये जो है हमारा
ये हमारी छोटी आंत है। ये जो छोटी आंत होती है ये 3 भागों में विभाजित होती है। इसके 3 भाग होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इल्यूम। कौन से? तो जो फर्स्ट भाग होता है इसको हम बोलते हैं ड्यूडेनम। उसके बाद जो सेकंड पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं जेजुनम। और उसके बाद जो थर्ड पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं इलियम। इसको हम क्या बोलते हैं? इलियम। और यहाँ पर जो है एक वाल्व पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं पाइलोरिक वाल्व। तो क्वेश्चन यहाँ से आता है कि आमाशय और छोटी आंत के बीच में कौन सा वाल्व पाया जाता है? तो आमाशय और छोटी आंत के बीच में पाइलोरिक वाल्व पाया जाता है ना। और इस छोटी आंत से यहाँ पर जुड़ा होता है यकृत। क्या जुड़ा होता है? यकृत। क्या जुड़ा होता है? यकृत। और यकृत जो है वह पित्त रस का स्त्रावन करता है। अब ये कहिए डायग्राम में यहाँ पर बना, ये कहिए डायग्राम में यहाँ पर बना, बनाइए तो बनाते हैं, बनाइए तो बनाते हैं। इस प्रकार से जो है